के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था काशी। यह गांव भले ही छोटा था, लेकिन वहां के लोग मेहनती और सादगी से जीने वाले थे। इसी गांव में रहता था रामकिशन, जो सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाकर किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी जिंदगी सादगी से भरी थी, लेकिन सपनों से खाली नहीं। मगर उसकी सबसे बड़ी चिंता थी उसका बेटा गुड्डू। गुड्डू न तो खेत में काम करता, न ही पिता की कोई बात मानता। आलस्य और लापरवाही उसके स्वभाव में जैसे बस गए थे। गांव वाले उसे समझाते समझाते हार गए थे। अब तो वे मजाक उड़ाते हुए कहते, रामकिशन, तेरे गुड्डू से तो हमारी बकरी ज्यादा काम की है। रामकिशन ये सब सुनकर मन ही मन आहत होता, पर फिर भी बेटे को सुधारने की आस छोड़ता नहीं था। अरे गुड्डू बेटा, तू ऐसे ही घूमता फिरता रहेगा तो आगे चलकर तेरी जिंदगी कैसे चलेगी? अरे चाचा, आगे की जिंदगी की कौन सोच रहा है? पिताजी है ना, वही सब संभाल लेंगे। लेकिन रामकिशन अब बूढ़े हो चले हैं बेटा। कब तक वो तुझे सहारा देंगे? तुझे भी तो कुछ करना होगा अपने भविष्य के लिए, वरना जिस दिन रामकिशन इस दुनिया में नहीं रहेंगे, उस दिन तुझे समझ आएगा कि सहारे के बिना जिंदगी कैसे काटी जाती है। जो दो चार दोस्त तेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं, उस दिन वो भी तुझे अकेला छोड़ जाएंगे। तभी तुझे मालूम होगा कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ होता है। चाचा, आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। मेरे मित्र सच्चे हैं, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, आप देख लेना। बेटा, तेरा ये घमंड जल्दी ही टूटेगा। उस दिन तू कहीं का भी नहीं रहेगा। इतना सुनकर गुड्डू वहां से चला गया। चाचा भी अपने घर की ओर लौट गए। उधर रामकिशन अपने आंगन में बैठा था। चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। पत्नी सीता बोली, क्यों इतनी चिंता करते हो? सब लड़के जवानी में थोड़े नादान होते हैं, समय के साथ सब सीख जाते हैं। सीता, नादानी और निकम्मेपन में फर्क होता है। गुड्डू तो मानो किसी और ही राह पर चल पड़ा है। अगर अभी नहीं सुधरा तो आगे जीवन नरक बन जाएगा। सीता चुप हो गई। माँ का दिल बेटे की कमियों को भी ढक लेता है। आप तो ऐसा मत बोलिए, अभी भी आगे जाकर सुधर जाएगा। अभी उसकी उम्र ही क्या है। तुम नहीं समझ रही हो सीता, हम भी बूढ़े हो चुके हैं। हमारा जीवन ही कितना दिन बचा है। 20 वर्ष बाद हमें गुड्डू हुआ, वो भी निकम्मा और लापरवाह निकला। हमारे नसीब में यही लिखा था, इसलिए हमें ऐसी औलाद मिली। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी गुड्डू घर आ गया। रामकिशन ने गुड्डू से कहा, गुड्डू बेटा, तू रोज रोज इतनी रात को घूम कर आएगा? तुझे जरा भी चिंता नहीं है क्या हमारी? पिताजी, मैं कहीं नहीं गया था, बस गांव के दोस्तों के साथ चाचा की दुकान पर बैठा था। तुझे अब हमारे बारे में भी सोचना चाहिए। हमारी कब मौत हो जाए हमें भी नहीं पता, फिर तेरा क्या होगा? हमें अभी ज्ञान मत दो, जो भी होगा हम देख लेंगे। इतना कहकर गुड्डू अपने कमरे में चला गया। रामकिशन और सीता दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। देखो सीता, तुम मुझे समझा रही थी ना, ये हमें ही बोलकर निकल गया। सीता चुप रही। वो जानती थी कि ये सब उसकी डील देने की वजह से ही हो रहा है। अगली सुबह रामकिशन जैसे तैसे करके खेतों की ओर चला गया। दोपहर होते होते वह पूरी तरह थक गया। धूप इतनी तेज थी कि रामकिशन वहीं खेत में गिर पड़ा और बेहोश हो गया। शाम तक सीता उसका इंतजार करती रही। कहाँ रह गए हैं? अभी तक घर क्यों नहीं आए? ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। उधर गुड्डू घूमकर घर की ओर आ रहा था। जैसे ही पहुंचा, सीता ने तुरंत बोली, गुड्डू, जरा खेत की तरफ जा। तेरे पिता सुबह से गए हैं और अभी तक लौटे नहीं। अरे माँ, आप तो हर बात पर परेशान हो जाती हो, अभी आते होंगे।
कहीं किसी के घर रुक गए होंगे। नहीं बेटा, वो इतनी रात तक कहीं नहीं रुकते। तू जल्दी जा खेतों की ओर। अरे माँ, मैं इतनी रात को कहीं नहीं जाऊंगा। आपको जाना है तो आप जाइए। सीता गुस्से में चिल्लाई। गुड्डू, इस बार मेरी बात मान। अगर कुछ अनहोनी हो गई तो तू देख लेना, आज मैं तुझे भी छोड़ूंगी फिर। ठीक है, मैं जाता हूँ पता करने। गुड्डू उदास मन से गांव की ओर जाने लगा और अपने आप से बड़बड़ाने लगा। माँ भी पता नहीं कौन सा काम में लगा दी है। इतनी जोर से नींद आ रही है और पूरा शरीर थक आ चुका है। ये है, जाओ ढूंढ के लाओ। चलते चलते वह सबसे पहले अपने पिता के परम मित्र बिरजू के पास पहुंचा। चाचा जी, पिताजी आपके यहाँ आए थे क्या? नहीं बेटा, आज तो रामकिशन यहां आया ही नहीं। तो फिर वो कहाँ चले गए? खेत पर गए थे, उसके बाद तो घर भी नहीं पहुंचे। क्या रामकिशन घर नहीं पहुंचा? चल खेत की ओर चलते हैं, शायद थकान के मारे वहीं आराम कर रहा हो। आप ठीक कह रहे हैं चाचा जी, चलिए जल्दी चलते हैं। गुड्डू और बिरजू दोनों खेत की ओर बढ़े। रात का अंधेरा, लोमड़ियों की आवाजें और सिसकियां माहौल को और डरावना बना रही थीं। दोनों धीरे धीरे कदम रखते हुए खेत तक पहुंचे। उन्होंने देखा रामकिशन खेत में बेहोश पड़ा हुआ है। गुड्डू भागकर रामकिशन के पास पहुंचा। पिताजी, आपको क्या हो गया? चाचा, आप देखिए ना। बिरजू ने झुककर उनकी नब्ज टटोली। धड़कन चल रही थी, लेकिन शरीर तप रहा था। बेटा, रामकिशन बेहोश हैं। इन्हें तुरंत घर ले चलो। पता नहीं कब से यूं पड़े हैं। मैं वैद्य जी को बुलाता हूं। बिरजू वैद्य जी को बुलाने चला गया। गुड्डू ने किसी तरह अपने पिता को घर पहुंचाया और बिस्तर पर लिटा दिया। उधर बिरजू वैद्य जी के घर पहुंचा और जोर जोर से आवाज लगाने लगा। वैद्य जी, जल्दी बाहर आइए। वैद्य जी अंदर सो रहे थे। शोर सुनकर उठे और बड़बड़ाए। इतनी रात को कौन इतनी जोर से पुकार रहा है? बिस्तर से उठकर जब बाहर आए तो बिरजू को देखा। क्या हुआ बिरजू? इतनी रात को क्यों चिल्ला रहे हो? वैद्य जी, जल्दी चलिए। रामकिशन खेत में बेहोश होकर गिर गए थे। हमने उन्हें घर पहुंचा दिया है, लेकिन हालत बहुत खराब है। क्या रामकिशन बेहोश हो गए? अच्छा, चलो मुझे जल्दी वहां ले चलो। वैद्य जी दवा की थैली लेकर बिरजू के साथ रामकिशन के घर पहुंचे। वहां देखा कि रामकिशन बिस्तर पर पड़े हैं। चेहरा पसीने से तर और शरीर आग की तरह तप रहा है। सीता रो रही थी और गुड्डू एक कोने में खामोश बैठा था। वैद्य जी, कुछ कीजिए। ये सुबह से खेत गए थे और शाम तक लौटे ही नहीं। अब देखिए कैसी हालत हो गई है। वैद्य जी ने रामकिशन की नब्ज देखी, दवा दी और कुछ जड़ी बूटियां पिलाईं। फिर गहरी आवाज में बोले, देखो, रामकिशन को बुखार ने जकड़ लिया है। ये कई दिनों की थकान का नतीजा है। अब इन्हें पूरा आराम चाहिए और सही देखभाल, वरना हालत बिगड़ सकती है। हे भगवान, अब इनकी देखभाल कौन करेगा? मैं अकेली औरत। ये सुनकर वैद्य जी ने गुड्डू की ओर देखा। बेटा, अब घर की सारी जिम्मेदारी तुझे उठानी होगी। तेरे पिता ने सारी उम्र तेरे लिए मेहनत की है। अब तू उनकी सेवा कर। अगर तूने अभी भी होश नहीं संभाला तो ये परिवार बिखर जाएगा। गुड्डू, बेटा वैद्य जी सही कह रहे हैं। एक तू ही है जो इस घर और अपने पिताजी का एकमात्र सहारा है। अब तू नहीं करेगा तो कौन आएगा तेरी मदद करने को? अब से तुझे से सब करना होगा। ये करेगा वैद्य जी, जिसे एक काम तक नहीं आता है। अब हमारा कौन सहारा बनेगा? माँ के थाने और वैद्य जी का वो शब्द बोलना गुड्डू को अंदर से खखोल रहा था। गुड्डू चुपचाप खड़ा रहा। पहली बार उसे अपने पिता के संघर्ष का एहसास हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन जुबान से कुछ न बोला।
गुड्डू पूरी रात एक जगह पे खड़े होकर अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। क्या मैं सच में इतना निकम्मा हूँ जो मैं अपने घर का सहारा तक नहीं बन सकता? अगले दिन गांव वालों को रामकिशन की हालत का पता चला। सब उन्हें देखने आए। कई लोगों ने गुड्डू को ताने मारे। अरे गुड्डू, अब समझ आया? बाप बूढ़ा होकर भी खेतों में खट रहा है और तू दोस्तों संग आवारा घूमता फिरता है। शर्म कर, अब तो संभल जा। अब कहाँ गए तेरे सारे दोस्त? तू बहुत बोलता था ना, कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। अब देख, एक भी दोस्त आया क्या तुमसे मिलने? देख ले, मुसीबत आई तो सबके सब भाग खड़े हुए। अब क्या होगा सीता और रामकिशन का? अब तो भगवान ही जाने। ये सब बात सुनकर गुड्डू का सिर झुक गया। उसके भीतर ग्लानि और पश्चाताप की आग जलने लगी। रात को जब सब सो गए, गुड्डू अपने पिता के पास बैठा। रामकिशन आधे होश में थे। गुड्डू बेटा, अब भी वक्त है, मेहनत करना सीख ले, वरना जीवन अंधेरा हो जाएगा। गुड्डू की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पिता का हाथ पकड़कर कहा, पिताजी, आप मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं निकम्मा नहीं रहूंगा। आपने जो मेहनत की है वो मैं आगे बढ़ाकर दिखाऊंगा। कसम खाता हूं कि आपको अब मुझ पर कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। रामकिशन की आंखों में हल्की चमक आ गई। वह थके हुए से मुस्कुराए और फिर नींद में चले गए। अगली सुबह गुड्डू पहली बार सूरज निकलने से पहले खेत की ओर निकल पड़ा। बिरजू भी पीछे पीछे आया। बेटा, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तू खेत पर आ गया। मेहनत भले कठिन हो, लेकिन यही सच्ची दौलत है। तुम सही कह रहे हो चाचा। गुड्डू ने पसीना बहाकर खेत में काम शुरू किया। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी मेहनत देखने लगे। शाम होते ही गुड्डू घर पहुंचकर रामकिशन के सेवा में जुट जाता था। ऐसे ही कहीं दिन बीतते गए। अब गुड्डू वही लड़का नहीं रहा जो निकम्मा कहलाता था। वह गांव में सबसे मेहनती नौजवान माना जाने लगा। रामकिशन धीरे धीरे स्वस्थ हुए। जब उन्होंने देखा कि गुड्डू खेत में जान तोड़ मेहनत कर रहा है, तो उनकी आंखों में गर्व के आंसू आ गए। देखो, हमारा बेटा अब सचमुच बदल गया है। अब मुझे कोई डर नहीं रहा। हाँ, अब हमारा गुड्डू निकम्मा नहीं रहा। समय बीतता गया। अब गुड्डू रोज सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करने लगा। गांव वाले जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। अरे देखो तो सही, कभी गुड्डू निकम्मा कहलाता था, अब देखो कैसे पसीना बहा रहा है। रामकिशन का बेटा सचमुच बदल गया है। कुछ दिन बाद रामकिशन की तबीयत भी धीरे धीरे सुधर रही थी। लेकिन गुड्डू का असली इम्तिहान तब शुरू हुआ जब बरसात के मौसम में अचानक खेत में बाढ़ आ गई। एक रात तेज बारिश हुई। नहर का पानी खेतों में घुस आया। गुड्डू ने सुबह उठकर देखा कि उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। धान की फसल पूरी तरह गिर चुकी थी। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? पिताजी की उम्मीदें भी टूट जाएंगी। रामकिशन को जब पता चला तो उन्होंने बेटे को समझाया। बेटा, किसान की जिंदगी ऐसी ही होती है, कभी फसल अच्छी, कभी बर्बाद। मेहनती इंसान हार मानकर नहीं बैठता, बल्कि फिर से खड़ा होता है। ठीक है पिताजी, अब मैं फिर से शुरुआत करूंगा और सब ठीक करके रहूंगा। गुड्डू ने कसम खाई कि चाहे जितनी मुश्किलें आइए, वह हार नहीं मानेगा। कुछ दिनों बाद गांव में सरकारी अफसर आए, जो बाढ़ से पीड़ित किसानों को मदद दे रहे थे। हम सब सरकार की तरफ से आए हैं। जिन लोगों का बाढ़ की वजह से नुकसान हुआ है, वो उन्हें सरकार मदद के रही है। हम सब सरकार की मदद से खुश है।
जो इस बाढ़ की वजह से कितनों के घर में चूल्हा तक नहीं जल पा रहा है। अब सब लोग चैन से खाओ और सो सकते हैं। आप सब लोग आगे बढ़कर अपना अपना नाम और फॉर्म भर के देना। लेकिन वहां फॉर्म भरने और नियम कानून की वजह से ज्यादातर गरीब किसान घबरा गए। गुड्डू ने पहली बार आगे बढ़कर सबको समझाया। चाचा, आप चिंता मत करो, मैं सबके फॉर्म भर दूंगा, हमें जो हक है वो मिलेगा। गांव वाले हैरान रह गए। जो गुड्डू कभी अपनी जिम्मेदारी से भागता था, वही आज पूरे गांव की मदद कर रहा था। धीरे धीरे गुड्डू की मेहनत रंग लाई। उसने न सिर्फ अपने खेत फिर से संभाले, बल्कि गांव के और किसानों को भी संगठित कर दिया। सबने मिलकर खेतों में काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सबके खेत हरे भरे हो गए। गांव का मुखिया भी प्रभावित होकर बोले, गुड्डू, तूने सचमुच सबको नया रास्ता दिखाया है। अब तू इस गांव का गर्व है। एक दिन वही दोस्त जिनके साथ गुड्डू पहले दिन रात आवारा घूमता था, उसे मिलने आए। अरे गुड्डू, तू तो बहुत बदल गया रे। पहले हमारे साथ हर वक्त रहता था, अब तो हमें देखना भी छोड़ दिया। क्या करूं दोस्तों, तुम सब ने ही मुझे उस वक्त जो अकेला छोड़ दिया था। तब मुझे तुम सबकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तब समझ आया कि दोस्त और परिवार क्या होता है। मैं तो खुश हूं तुम लोगों की वजह से। उस दिन तुम आते तो मैं आज यहां नहीं होता। इतना सुनते ही गुड्डू के दोस्तों को शर्मिंदा आ गई उस गलती की वजह से। दोस्तों, पहले मैं निकम्मा था। पिताजी का पसीना और माँ के आंसू देखकर समझ आया कि जिंदगी खेल नहीं है, मेहनत ही असली मजा है। दोस्त चुप हो गए। कुछ को शर्म आई और कुछ ने सोचा कि अगर गुड्डू बदल सकता है तो वो भी अपनी जिंदगी संवार सकते हैं। रामकिशन और सीता गर्व से बेटे को देखते। भगवान का शुक्र है, हमारा गुड्डू अब निकम्मा नहीं रहा। हाँ, अब ये वही बेटा है जिसका सपना हमने देखा था। समय का पहिया घूमता रहा। कुछ ही सालों में गुड्डू पूरी तरह बदल चुका था। खेतों में उसकी मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे उसने आधुनिक खेती के तौर तरीके भी सीख लिए। जहां गांव के लोग पुराने तरीकों से खेती करते थे, वहीं गुड्डू ने शहर जाकर नई किस्म के बीज और औजार और मशीन लाकर खेती में बदलाव किया। गांव वाले फिर से हैरान थे। अरे, ये वही गुड्डू है ना जो कभी आवारा घूमता था। अब तो इसका दिमाग भी बदल गया है। देखो, फसलें कैसी लहलहा रही हैं। गुड्डू की मेहनत और समझदारी से खेतों से इतना अनाज निकलने लगा। न सिर्फ उसका घर, बल्कि गांव के और लोग भी समृद्ध होने लगे। गुड्डू की मेहनत देखकर गांव के मुखिया ने अपनी बेटी रीना का रिश्ता उसके साथ तय कर दिया। रीना पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। शादी के बाद उसने भी गुड्डू का पूरा साथ दिया। रीना ने कहा, गुड्डू, अगर खेतों की तरक्की करनी है तो गांव के बच्चों को पढ़ाना भी जरूरी है। अनपढ़ रहकर हम हमेशा पीछे रहेंगे। गुड्डू को पत्नी की बात झंझ गई। उसने घर के पास ही एक छोटी सी पाठशाला बनवाई, जहां गांव के बच्चों को पढ़ाया जाने लगा।